दैनिक उत्तम हिंदू टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रचना सेवक और आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास प्रोग्राम चर्चाए खास। और इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ आज भी स्टूडियो में मौजूद हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज एक बार फिर से प्रोग्राम की शुरुआत दिल्ली के साथ। सर, 9 बार सम्मन भेजे जाने के बाद आखिरकार प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में सियासत गर्मा गई है। अब आप अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का और इस पूरे घटनाक्रम का आने वाले लोकसभा चुनावों पर और आम आदमी पार्टी पर क्या असर पड़ता देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि क्या प्रभाव पड़ने वाला है? इससे सारे टिप्पणी करने से पहले चाहूँगा कि मामला समझ लें कि मामला है जी, क्या। बिल्कुल। देखिए, ये 2021 में केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति दिल्ली की बनाई थी। उसमें इन्होंने किया कि दिल्ली को 32 जोन में बांटा और हर जोन में स्थायी शराब की दुकानें खोलने का निर्णय ले लिया और उस हिसाब से कोई करीब 850 दुकान दिल्ली में खुल गई। और उस नीति में परिवर्तन क्या किया है कि इससे पहले जो नीति थी शराब दिल्ली सरकार की, वो थी कि 60% सरकार की दुकानें थी, 40% निजी कंपनियों की दुकानें थी। और उस समय सरकार को जो प्रति बोतल जो एक्साइज और जीएसटी जो टैक्सेस मिलते थे वो 325 रुपए के करीब मिलते थे और जो निजी कंपनियों को प्रॉफिट होता था वो 33 रुपए पर बोतल मिलता था जी। अब जब नई नीति लागू हो गई तो लागू करने से पहले केजरीवाल सरकार का दावा था कि इसके साथ हमें 3500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होगा और लाभ वाली होगी। हुआ यह कि जब ये नई नीति लागू हो गई तो सरकार का जो 325 रुपये मिलता था वो 3 रुपये 25 पैसे रह गया प्रॉफिट। निजी कंपनियों को जो 33 रुपये मिलते थे तो 330 रुपये प्रॉफिट हो गया। अब जब ये बात सचिव स्तर पे किसी ने उठाई कि ये राजस्व का 144 करोड़ का तो राजस्व का कमी आई है। दूसरी आई है कि जो 333 की बजाय 330 हो गया, ये निजी कंपनियों का जो प्रॉफिट बढ़ा है इसमें घोटाला हुआ है। ये 100 करोड़ की जो बात हुई है वो 600 करोड़ की आरोप ला रहे हैं। तो ये बात तो वहाँ से शुरू हुई। अब रही राजनीति की बात, तो राजनीति करने के क्योंकि केजरीवाल खुद सिटिंग सीएम है, पहली दफा है कि जो आए। इससे पहले उनके डिप्टी सीएम सिसोदिया जी आए इसी मामले, संजय एमपी है वो आए और उधर से बीआरएस की जो नेता है के कविता वो आए और एक गवाह जो है वो भी एक सांसद है जो सरकारी गवाह बने हैं। तो राजनीति तो होगी जब जो सारे इतने बड़े लोग राजनीतिक ही हैं, सारे अपने अपने नेता अपने अपने क्षेत्र के हैं, तो इनके नाम पहचान सब कुछ है, तो राजनीति तो होगी। और ये बीजेपी के दिगार है, जबकि ये मामला सारा कानून का है। जो मैं समझता हूँ कि 9 सम्मन, इससे पहले ये जो राजनीतिकरण की कोशिश की जा रही है, इसके बेहतर है कि आप वकील कानूनी लड़ाई लड़ें आज नहीं तो कल। देखो आज गए आरोप सब पे लगते हैं, आरोप का फैसला तो खुद नहीं आदमी कर सकता, ये तो न्यायालय ने करना है। तो न्यायालय में जो अंतिम फैसला होगा अगर इनके हक में होगा तो ये नायक बन के आएंगे, नहीं तो ये खलनायक तो बने हुए इस समय। रही राजनीति की बात, तो जब ये अब केजरीवाल जी रिजाइन नहीं कर रहे जो आज की स्थिति है, पर ये प्रैक्टिकल व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि जब ये जेल में चले गए तो उसका एक जेल मैनुअल है, उसमें आपको एक नियत समय पे एक आदमी जाली के पीछे से मिल सकते हैं, ना तो आप बैठक बुला सकते हैं, ना साइन कर सकते हैं, ना निर्देश दे सकते हैं। बिल्कुल सर, हालांकि वो कह रहे हैं कि वो जेल के अंदर से सरकार चलाएगी। कानून बेशक कानून इस पे साइलेंट है हमारा कि हाँ अंदर रह के रह सकते हो, पर उसमें जब जेल मैनुअल लग गया तो उसमें आप नहीं कर सकते। आप अंदर बैठक थोड़ा बुला सकते हो, अंदर साइन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप जाली से बात कर सकते हो, पर्ची साइन नहीं कर सकते कोई, ये कानून है उसमें नहीं कर। तो ये इसके बाद जो स्थिति पैदा होगी वो मैं समझता हूँ कि जो हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, इनकी जिम्मेवारी, क्योंकि सबसे बड़ा फेस जो है केजरीवाल के बाद वो भगवंत मान है, मुख्यमंत्री पंजाब का, और स्टेट भी बड़ी है और इकट्ठे दोनों चलते थे। मतलब अब लोकसभा चुनाव की जहाँ की बात है तो इनके कंधों पे बोझ मैं समझता हूँ ज़्यादा आ गया, इनका फेस ही रहेगा एक बड़ा जो लोकसभा में जाएगा।
दूसरी जो बात है, जो राजनीति की बात देखिए, जो ये भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, भाजपा कह रही है कि कानून का हमारा कोई लेना देना नहीं इसमें, तो ये फैसला एक जो कानूनी पहलू तो चल ही रहा है। अब जो राजनीतिक है वो मतदाता क्या सोचता है वो देखने वाली बात है। चुनाव महीने के बाद चुनाव आ गए, अब अनाउंस हो गए, एक पहला चरण तो शुरू हो गया। तो दिल्ली के मतदाता, पंजाब के मतदाता कैसे मतदान करते हैं, आप पार्टी को कितना समर्थन देते हैं, नहीं वो अभी भी इसको नायक मानते हैं केजरीवाल को। तो ये स्थिति चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगी। अभी तो ये स्थिति है कि कानून की लड़ाई इनको लड़नी चाहिए, इसकी राजनीति करने की किसी को कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये मामला अदालत में, फैसला अदालत ने करना है। लोगों का फैसला तो चुनाव में आएगा, और उसके बाद भी इनको कानूनी लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। ये तो नहीं वो जीत जाएंगे तो फिर कानून उनको छोड़ देगा ना। कानून की लड़ाई तो लड़ने, तो इनको एक प्राथमिकता इनकी ये होनी चाहिए कि ये कानून की लड़ाई लड़े, ना कि इसको इस समय राजनीति करे। और जिम्मेवारी मैं समझता हूँ कि भगवंत मान जी को ज़्यादा निभानी पड़ेगी ये सारे चुनावों में। तो बाकी आखिरी जो ताकत है वो मतदाता के पास है, वो कैसे करते हैं। जी, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज प्रोग्राम में कांग्रेस की। सर, कांग्रेस का ये कहना है कि इनकम टैक्स विभाग ने उन पर 210 करोड़ रुपए का जुर्माना किया है और उनके बैंक अकाउंट में रखे हुए 285 करोड़ रुपए सीज कर दिए हैं। अब उनका ये कहना है कि बीजेपी ने खुद तो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ों रुपए अपने खाते में जमा करवा लिए हैं और हमारा खाता सीज कर दिया है, जिसकी वजह से कांग्रेस चुनाव प्रचार भी नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा है कि सब फ्रीज हैं, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ इस पे बीजेपी ने कहा है कि उन्हें उनकी ताकत के हिसाब से चंदा दिया गया है। तो इस घटनाक्रम को आप कैसे देखेंगे, आप क्या चर्चा करेंगे? देखो, एक प्रश्न में ये दो प्रश्न है। बिल्कुल। पहला प्रश्न है कि उनका आयकर विभाग का अकाउंट सीज करने कांग्रेस के, उसकी देखिए ये आरोप तो भाजपा पर लगा रहे हैं, और मामला इसका भी न्यायालय वाला है जी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनको रिकवरी के 100 करोड़ के पहले रिकवरी का नोटिस दिया था मार्च 13 को इनको नोटिस दिया इसमें। तो इन्होंने उसकी जो अपील करी हाई कोर्ट में, दिल्ली उच्च न्यायालय में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ये अपील खारिज कर दी कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि इन्होंने लेट रिटर्न फाइल की थी। मैंने तो एक लेट रिटर्न फाइल किया और सार, तो जब दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी तो फिर इनकम टैक्स के पास एक अधिकार मिल गया कि उन्होंने इमीडिएटली तत्काल रूप से इनके अकाउंट सीज करे। अब समय परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वो ये बात कह सकते हैं कि हाँ हमारे चुनावों को देखते हुए, जबकि ये लड़ाई ये भी कानून की है। ये अब सुप्रीम कोर्ट जाएं या दूसरे केस जाएं कि हमारे जो छोड़कर कुछ रिलीज करें, पर उसमें समय लगेगा। उस समय तक इनको कांग्रेस दबाव में आ गई, ये बात स्पष्ट है। पर ये भाजपा पर आरोप लगाना गलत है। ये दिल्ली उच्च न्यायालय अगर स्टे दे दी तो नहीं होता। अब उन्होंने इनकी खारिज कर दी, किसी तथ्य पे की होगी ना, जिसमें सरकार तक कुछ नहीं, न्यायालय पे आप उंगली नहीं उठा सकते। न्यायालय का फैसला, तो आयकर विभाग ने अपना काम कर लिया, इसलिए इसको ये चैप्टर जहाँ पे खत्म। इनको कानून की लड़ाई, जो इनका खड़गे जी का आरोप है कि उसमें टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा। ये इनको लगा, तो आम आदमी भी जब जाता है कानून के तो उसको भी टाइम लगता है। तो ये तो नहीं है कि पार्टी को देख के टाइम जल्दी डिसीजन ली जाए, जैसे आम आदमी चलते करते उसी तरह इनका भी केस चलेगा। ये आगे अपील करें, उसका फैसला जो आएगा उस हिसाब से चलता रहेगा। रही है चुनावी मामलों की बात, इस देखिए ये भी इसी हिसाब से किया था कि राजनीति में काले धन को नकेल डाली जाए। 2018 में ये पॉलिसी बनी, उस समय के वित्त मंत्री जो अरुण जेटली जी, उन्होंने बनाई। लक्ष्य यही था कि राजनीति में जो काला धन है वो रुके, सफेद धन आए और कंपनियों के थ्रू से शुरू हो जाए। और उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ही बैंक था कि वो ही बॉन्ड जारी करेगा। लेकिन 2024 से आते आते तक इतनी उसमें कमियां नजर आई, विपक्षी दल को लगा कि इसमें कुछ खामियां जो सारे सामने आए, तो मामला न्यायालय में चले गया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे अब SBI ने सारे तथ्य सार्वजनिक किए उसके चुनाव आयोग के माध्यम से। और उसमें जो फैक्ट आया, जो आरोप लगता है कांग्रेस जो लगाते हैं कि इनको 6000 करोड़ के पास मिल गया, हमें 2000 करोड़ के पास मिला, और ये बड़ा एक गैप है क्योंकि सत्ता पक्ष में है, इसलिए इनको लाभ वाली स्थिति में हो गई, इन्होंने कंपनियों पे दबाव डाला, जब इस तरह के आरोप लगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे एक पुरानी कहावत है, चढ़ते शुरू के सलाम। जो अगर
उधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी पावर में है, उधर डीएमके पावर में है साउथ में। तो क्षेत्रीय स्तर पे इन दोनों दलों को पैसे ज़्यादा, भाजपा से भी ज़्यादा मिले हैं। नेशनल लेवल पे भाजपा के एमपी भी ज़्यादा है, ताकत में वो है, तो उनको मिलना है। तो ये एक कुदरती एक है। जब मैं समझता हूँ जब पुराने समय में, अतीत में जाए, इंदिरा गांधी के समय जाए या जवाहरलाल नेहरू के समय, उस समय भाजपा जनसंघ के रूप में होती थी। भाजपा तो बाद में बनी, तो जनसंघ को कौन पूछता था? कोई पैसे नहीं देता था। उनको लगता था कि जो जीतने वाला घोड़ा उसी पे दाव लगाया जाएगा। तो आज जीतने वाला घोड़ा भाजपा है, तो उसी पे दाव लगेगा जो व्यापारी आदमी। हाँ, जो आपत्तिजनक बात, जो चिंताजनक, मैं आपत्ति नहीं, चिंताजनक बात जो ये है, जिन कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं, उनके जो धंधे या जिस कार्य क्षेत्र में उनका चलता है काम, वो या तो शराब बेचती है, या गेमिंग में उनकी इन्वेस्टमेंट है, या रियल एस्टेट में है, या लॉटरी में है, या जो पांचवी कैटेगरी जो ईडी या विजिलेंस सीबीआई के निशाने पे। और उनमें से कुछ कंपनी ऐसी हैं जिनकी अपने औकात अगर 2 रुपये के, तो वो 10 रुपये का दान दे रही हैं। तो ये एक चिंताजनक स्थिति जिस पे विपक्षी दल भी उंगली कर रहे हैं, और इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल इस कंपनी चुनावी बॉन्ड पे सिस्टम पे रोक लगा दी। तो अब एक और पहले दूसरा ये आता है कि अब देखिए, एक एमपी के चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं, तो एमपी का जो मतदाता है उसका संख्या को 20 लाख के करीब औसत निकलती है हमारे देश में, और क्षेत्र भी 9 उसमें विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो एक जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू उसमें प्रचार प्रसार सारा करना है, जाना आना, पैसे चाहिए। अब पैसे चाहिए तो जो एक लिमिट है जो चुनाव आयोग ने रखी है, उसके हिसाब से भी काम, उससे भी खर्च ज़्यादा होता, तो इसके लिए चंदा भी चाहिए। अब समस्या यह है कि ये सबको मिल के, चुनाव आयोग के बीच में, पॉलिटिकल पार्टियों में, इनको इस सारे सिस्टम में जो कमियां हैं चुनावी फंड में, इसमें जो ट्रांसपेरेंसी है, इनको दूर किया जाए। एक बात को मान के लिया जाए कि चंदा चाहिए, राजनीतिक दलों को चंदा तो चाहिए। उसका सिस्टम क्या हो, ये चाहे न्यायालय भी बीच के कोई उनका प्रतिनिधि आए, सरकार का भी आए, पॉलिटिकल पार्टी हो, इसमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए ताकि लोगों का एक विश्वास बना रहे। अगर लोकतंत्र में मतदाता का विश्वास व्यवस्था में उठ गया है, तो वो ज़्यादा खतरनाक है। तो उस विश्वास को बनाने के लिए चंदे का भी एक सिस्टम बनना चाहिए, ये मेरा कहना है इस बात। जी, आगे प्रोग्राम चर्चाए खास में चर्चा ईवीएम की। सर, चुनावों का माहौल है, और आपको पता है कि चुनाव से पहले और मतगणना के बाद अक्सर ही राजनीतिक दलों की तरफ से ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं, और इस बात को लेकर मुख्य आयुक्त राजीव कुमार ने ईवीएम पर सवाल उठाने वालों की आलोचना की है। उनका कहना है कि चुनाव जीतकर आने वाले भी ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, जबकि ये बहुत ज्यादा गलत है। तो इसलिए उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाने वाले राजनीतिक दलों और नेताओं को, उनके प्रतिद्वंदियों को ऐसा ना करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये गलत है। इस पर आप क्या कहेंगे? कि उन्होंने एक शेर तो नहीं याद आ रहा कि बेवफा आप हो या ईवीएम पे निशाना, कोई इस तरह का शेर हो, मुझे वो याद नहीं किया है जी। पर एक बात माने कि ईवीएम का इस्तेमाल सबसे पहले 1982 में हुआ था केरला में, बिल्कुल 50 बूथों पे हुआ था। और 2004 तक आते आते पेपर बैलेट को उन्होंने रिवील करके सारे जो चुनाव थे 2004 से आज तक ईवीएम पे हो गए। ठीक है, जो प्रश्न लगाते हैं, जो विपक्षी दल जो बोलते हैं, ये सारे मैं समझता हूँ कि बेबुनियाद है, मैं कह सकता हूँ। क्योंकि आज देखिए कितने राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, वो सारे ईवीएम से आए हैं। अगर ईवीएम से छेड़खानी किसी ने करने की स्थिति में होते तो फिर इतने सरकारें अलग कैसे हो जाती? कांग्रेस हिमाचल में बैठी है, बिल्कुल, आप पंजाब में बैठी है, दिल्ली में बैठी है, हरियाणा में भाजपा बैठी है, बंगाल में टीएमसी है, डीएमके बैठी है, उड़ीसा में बीजेपी पटनायक। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि ईवीएम को लेकर जो प्रश्न चिन्ह लगता है और चुनावों के समय लगता है, उसके बाद सब साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें है कुछ नहीं, सिर्फ भ्रम भ्रांतियाँ फैलाने के लिए चीज़ वाली। जबकि इसके ठीक विपरीत हमारे पड़ोस पाकिस्तान में अभी चुनाव हुआ है, तो इमरान खान ने कहा कि अगर चुनाव में बैलेट पेपर से ना होते, ईवीएम में होते जैसा भारत में, तो यहाँ धांधली ना होती। ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ईवीएम जो बनती मशीन बनती है, इसके साथ कोई तार नहीं, कोई रिमोट नहीं पीछे से करने, एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट अपने में है,
और इसका चिप एक ही है जो एक बार ही इस्तेमाल होना उसके बाद ख़त्म हो जाना है। दूसरी जो बनाने वाली कंपनी है वह भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स है जो रक्षा मंत्रालय की इकाई है, वो सेफ है उसमें। फिर बनने से लेके जो मतदान तक 500 के करीब इसके टेस्ट होते हैं। ईवीएम के अलग, वीवीपैट जो पर्ची पेपर के साथ दिखाई देती है कि वोट डल गया आपका सामने आ गया, वो वीवीपी उसको बोलते हैं। तो वो जो वीवीपैट है और ईवीएम, इसका फिर मॉक ड्रिल होती है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी साथ होती हैं। फिर उनके सामने 10,000 20,000 ऐसे बूथ बना के वोट मानो उनको चेक करते हैं, फिर पर्चियों से चेक करते हैं, बराबर आते हैं जो अभी तक जो हिस्ट्री है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो राजनीतिक दलों को भी थोड़ी सी पारदर्शिता दिखानी चाहिए। अगर कोई कमी, अब ये मांग आ गई कि पर्ची वोटर को दी जाए, तो वो तो गलत है। वोटर तो जब आप सीक्रेसी रख रहे हो तो पर्ची वोटर को कैसे दे सकते हो? ये तो पॉसिबल नहीं ना, आप वोट डाले तो पर्ची भी उनको दे दो कि हाँ जी ये आपने वोट हो गया, तो ये गलत है। वीवीपैट जो है वो लग गया, वो ठीक है अपना। फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर इनको कुछ ऐसे है तो पॉलिटिकल लेवल पे सारी पॉलिटिकल पार्टी से गवर्नमेंट मिलके इसमें ट्रांसपेरेंट, इसमें भी जो हो सकता है कोई मैक्सिमम, तो कुछ देशों में फिर बैलेट पेपर आए पर उनकी गिनती छोटी, संख्या कम है वोटर की हिसाब से। यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या, इतने बड़ा, तो सारा फिर खर्चा भी संभालना भी, बैलेट पेपर बॉक्सों को संभालना, सारा अपने आप में एक बड़ी समस्या है। तो अभी तक तो ईवीएम हमारे कामयाब है। हाँ, उसमें अगर किसी को लगता है, कोई ऑब्जेक्शन लगता है, तो उसको दूर करने के लिए सरकार बैठी है, उसको दूर करे और लोगों का विश्वास बढ़े। इस बात के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ना कि इसके उन्हें चुनाव एक पर्व है, उसके पर्व के अधिकार भी है, कर्तव्य भी है, दोनों हमारे एक मतदाता के रूप में। तो सरकार को भी इस हिसाब से चाहिए कि मतदाता का विश्वास जीतने के लिए जो भी कोई लगाता है उसको क्लैरिटी पेपर के थ्रू दे, डिबेट के थ्रू करें, ये करनी चाहिए जी। प्रोग्राम में आगे बात सिद्धू मूसेवाला की। सर, सिद्धू मूसेवाला की माता चरण कौर ने 58 साल की उम्र में आईवीएफ तकनीक के माध्यम से बच्चे को जन्म दिया है। अब बच्चे के जन्म के बाद पिता बलकौर सिंह का ये कहना है कि बच्चे के जन्म के संबंध में सरकार द्वारा उन्हें तंग परेशान किया जा रहा है, जबकि पंजाब सरकार ने ये साफ तौर पर कहा है कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, केंद्र सरकार की तरफ से ये सारी जानकारी जो है वो मांगी गई है। हमने ऐसे किसी भी दस्तावेज को ना मांगा है, ना हमने कहा है कि हमें कोई दस्तावेज दिया जाए। तो इस मामले में आपका क्या कहना है, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये एक मैं समझता कि ये इस विवाद को उठाना नहीं चाहिए था। पहली बात तो मेरी एक है, ये कोई बनता नहीं था और इतनी तत्काल इतना एक क्या जरूरत पड़ गई थी चर्चा में लाना। देखिए, एक मूसेवाला, सिद्धू मूसेवाला के परिवार के साथ इतनी त्रासदी, सिद्धू आप एक नौजवान का, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसके नाम था, पहचान था और उसके करोड़ों फॉलोअर थे, उसके जाने के साथ उसके परिवार में अकेला अकेला वो था, वो चले गया था। और अगर आज उनके घर आंगन में एक खुशी की लहर है, एक बच्चा आया, तो उसको लेकर, अच्छा, उनके जो सिद्धू मूसेवाला के पिता है उन्होंने कहा जी हमने प्रक्रिया बाहर विदेश से कराई है, यहाँ पे तो सिर्फ डिलीवरी के हिसाब से आए हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी है बेसिकली। तो उसको जो केंद्र सरकार के सचिव ने पंजाब सरकार के लिखी चिट्ठी, क्योंकि यहाँ पे कानून है 21 से 50 साल के औरत ये कर सकते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, अदरवाइज उसकी जान को खतरा, तो उससे आगे नहीं जा सकते आप। तो अब चिट्ठी लिखी कि जहाँ के जो सचिव उन्होंने आगे परिवार को लिख दी। अब दोनों चीज़ों में ना तो उनको, देखो अभी उन्होंने मतलब पहले 15-20 दिन है, तो इतनी जल्दी कोई ज़रूरत नहीं थी केंद्र सरकार को भी, और उससे बाद पंजाब सरकार के सचिव को इतनी जल्दी नहीं थी। अब भी वो आज भी उनके मूसेवाला के आया हुआ है कि हमें अभी पंजाब सरकार दबाव दे रही है सारी भी। अच्छा, मैं ये मानता हूँ कि चलो अब डिटेल तो चली जाएगी, हमारे कितने कानून हैं दहेज प्रथा को लेकर, उसके शराब को लेकर, ट्रैफिक को लेकर, कितने कानून हम मानते हैं, सती प्रथा विधि को कितने हैं जिन पर हम अमल करते हैं। बने तो हैं सारे कानून, अमल कितने होते हैं। और जब उतनों हम उन कानूनों को लेकर इस परिवार के साथ जो त्रासदी हुई थी, अगर ये परमात्मा ने उनको आज खुशी का एक मौका दिया है, तो उस खुशी में फिर रंग में भंग डालने की जरूरत क्या थी? ये महीने बाद भी पूछा जा सकता है, 2 महीने बाद भी पूछा जा सकता है। जब वो परिवार इस अपने आप में समझ जाता है इस खुशी को, तो वो
उससे तब भी पूछा जा सकता। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक परिवार के साथ फिर ज्यादती वाली बात है, बिल्कुल क्योंकि उनके साथ एक पहले जाती हुई, उनका नौजवान बेटा चले गया, अब अगर दोबारा खुशी आई है तो सरकार ने नोटिस शुरू कर दिया। तो इसको अवॉइड करते, या अभी भी ठंडे दस्ते में बाद में 2 महीने बाद 4 महीने बाद जब एक रूटीन में चलती है बात तो वो आ जाएगी। तो ये मैं समझता हूँ कि इसको चर्चा को ना ही आगे बढ़ाए सरकार भी, और तो इसको एक कागजी कार्रवाई, जब उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि बाहर से करवाया है, इंडिया में कराया ही नहीं, तो ये लागू ही नहीं होता। जो कानून विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बाहर से आए तो डिलीवरी यहाँ पे तो ये कानून नहीं लगता। कोई ये कानून तो है कि अगर भारत में टेस्ट करते तो तभी लगता है, न लगता नहीं है। तो जो भी है मामला वो समय के साथ स्पष्ट हो जाएगा, तो इसको यहीं पे बंद कर देना चाहिए, मेरी तो ये राय है। जी, प्रोग्राम चर्चाए खास में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर इसी प्रोग्राम में आप सबसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।